हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो हमने लिक्विड सॉल्यूशन का जो लेक्चर नंबर 3 पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। यस सर। तो अगर आपको ध्यान होगा, लिक्विड सॉल्यूशन के लेक्चर नंबर 3 में अपन ने सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करी थी। यस सर। सॉल्युबिलिटी के अंदर अपन ने दो बातें देखी थी सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड के टॉपिक में हमने पढ़ा सर एक लॉ, हेनरीज लॉ। यस सर। हेनरी लॉ क्या बोलता है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। यस सर। तो आज अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं ताकि सॉल्युबिलिटी एंड हेनरी लॉ वाला कंसेप्ट पूरा तैयार हो जाए। यस सर। तो सबसे पहला क्वेश्चन आया क्वेश्चन नंबर 56। 55 क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए। यस सर। जो क्वेश्चन नंबर 56 है ये मोलैलिटी का क्वेश्चन है। मोलैलिटी आपका कंसंट्रेशन टर्म है, यानी जो अपन ने लेक्चर नंबर 2 पढ़ा था उससे रिलेटेड क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 56। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन इन विच द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज 0.25। यहाँ पर अपने को मोलैलिटी पूछी गई है, मोलैलिटी अपने को बतानी है। ध्यान से देख, सबसे पहली बात मुझे यहाँ पर एक चीज़ दिखी सर, यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन लिखा हुआ है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर जो सॉल्वेंट होगा वो कौन होगा सर, वाटर होगा। तो सबसे पहली बात मुझे पता लग गई कि यहाँ पर सॉल्वेंट मेरा वाटर होगा। ये लिख दिया सर मैंने। सॉल्वेंट कौन है सर, वाटर है। सर वाटर है। वाटर के बारे में मुझे क्या पता है सर, वाटर का मोलर मास कितना होता है सर, 18 ग्राम। वाटर का मोलर मास कितना होता है सर, 18 ग्राम। मोलर मास कितना होता है सर, 18 ग्राम। यस सर। मोलैलिटी अपने को निकालनी है। क्वेश्चन में अपने को मोल फ्रैक्शन दे रखा है, किसका सर, सॉल्यूट का। यस सर। मैंने आपको जब कंसंट्रेशन टर्म्स पढ़ाई थी तो वहाँ पर एक कंसंट्रेशन टर्म आपको मैंने मोल फ्रैक्शन भी तो पढ़ाई थी। यस सर। मैंने आपको एक बात बताई थी कि मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है। अगर बात समझ में नहीं आ रही तो इतना ध्यान रखना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, इसकी वैल्यू हमेशा कितनी होने वाली है सर, 1 होने वाली है। ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना सर, 0.25। तो कॉमन सेंस की बात मुझे एक बात पता लग गई कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा सर, 0.75 होगा। यस सर। क्योंकि इन दोनों को जब मैं प्लस करूंगा तभी तो मेरा 1 आएगा। यस सर। तो यहाँ पर क्वेश्चन में मुझे मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का दे रखा था, मैंने मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का निकाल दिया। यस सर। ठीक है। अब देख, मोलैलिटी निकालनी है, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का भी पता है, मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का भी पता है, सॉल्वेंट का मोलर मास भी पता है। तो एक फॉर्मूला मैंने आपको मोलैलिटी में ना 4 फॉर्मूले पढ़ाए थे, तो उसका जो चौथा नंबर का फॉर्मूला था वो यहाँ पर लगेगा क्या। यस सर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x1 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, x2 मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है। इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये मैं ग्राम में लिखूंगा तभी तो मैं यहाँ पर 1000 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अगर ये केजी में होता तो यहाँ पर मैं 1 लिखता। इतनी बात तैयार। यस सर। हमने कंसंट्रेशन टर्म्स वाला टॉपिक पढ़ा हुआ है। यस सर। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है। यस सर। अब कुछ नहीं करना, अपने को वैल्यूज पुट करनी है, अपना मोलैलिटी का आंसर आ जाएगा। तो मोलैलिटी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट कितना है सर, 0.25। मैं क्या कर रहा हूँ ना, इसको डिवाइड कर देता हूँ। देख, 1 से ये कटेगा, ये अपना 3 से कटेगा, तो इसको मैं 1:3 बोल सकता हूँ क्या। यस सर। तो x1 की वैल्यू मैं 1 रख रहा हूँ और x2 की वैल्यू मैं 3 रख रहा हूँ। यस सर। एक ही बात है। मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम। सॉल्वेंट का मोलर मास ग्राम में, सॉल्वेंट कौन है सर, वाटर है। वाटर का मोलर मास कितना सर, 18 ग्राम। ये लिख दिया मैंने 18। हमेशा ध्यान रखना 1000 अपॉन 18 कितना होता है सर, 55.5 होता है। 55.5 होता है। ठीक है सर। इसलिए मैं इसको लिख सकता हूँ 1/3 इंटू 55.5। यस सर। तो ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 18.5 मोलल। 18.5 मोलल आंसर आ गया तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आसानी से पूरी कहानी समझ में आ गई, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 57। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ के लिए कौन सी बात सही है। ठीक है। पहला ऑप्शन है द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अरे मेरे भाई,
हेनरी लॉ, ध्यान से देख, हेनरी लॉ अपन ने कहाँ पर पढ़ा था, हेनरी लॉ अपन ने कहाँ पर पढ़ा था, ये है ना अपना हेनरी लॉ, ये है ना अपना हेनरी लॉ, यस सर ये रहा। तो ये अपन ने कौन से टॉपिक में पढ़ा, ध्यान से देख सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में। आज के बाद एक बात ध्यान रखना, हेनरी लॉ किसके लिए वैलिड है सर, गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में, यस सर। अब क्वेश्चन को देखते हैं अपन। तो पहला ऑप्शन क्या अपना सर, सॉलिड इन लिक्विड, नहीं भाई गलत बात। सर गैस इन लिक्विड, यस सर ये ऑप्शन सही हो सकता है। लिक्विड इन गैस, नहीं सर ये ऑप्शन गलत है। गैस इन सॉलिड, नहीं सर ये ऑप्शन गलत है। तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी, आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी, यस सर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, यस सर। तो हेनरी लॉ किसके बारे में बात करता है सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, यस सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इन द ग्राफ गिवन बिलो व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट, ठीक है। अब यहाँ पर देख, एक्स एक्सिस में मोल फ्रैक्शन दे रखा है, वाई एक्सिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस दे रखा है, ठीक है सर। मुझे एक बात पता लग गई कि हेनरी लॉ की इक्वेशन यहाँ पर लगने वाली है, ठीक है। तो हेनरी लॉ की इक्वेशन क्या थी, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू के एच इंटू एक्स। ये एक्स क्या है सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ही तो है। ये अपना क्या है सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड ही तो है, यस सर। अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर जो तुम्हारा कर्व बन रहा है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बन रहा है क्या, यस सर। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, फिर कंपेयर करता हूँ। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है सर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यस सर। y एक्सिस में प्रेशर रख दो, यस सर, y एक्सिस में प्रेशर रखा हुआ है। x एक्सिस में सर मोल फ्रैक्शन रख दो, यस सर, x एक्सिस में मोल फ्रैक्शन रखा हुआ है। तो ये जो m होता है ना, m का मतलब होता है सर स्लोप, m का मतलब होता है सर स्लोप। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू कितनी आ रही है, देख कितनी आ रही है सर, kh आ रही है। kh को मैं क्या बोलता हूँ सर, kh को मैं बोलता हूँ हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ लाइन रिप्रेजेंट। तो आंसर आ गया मेरा हेनरी लॉ कांस्टेंट। यहाँ पर जो c लिखा हुआ है इसको बोलते हैं पर इंटरसेप्ट। तो यहाँ पर c की वैल्यू कितनी है, 0 है ना, यानी ये बिल्कुल ओरिजिन 0 से स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। जैसे मान ले c की वैल्यू 1 होती तो ये यहाँ से स्टार्ट हो जाता, c की वैल्यू 2 होती तो ये थोड़े ऊपर से स्टार्ट होता। c की वैल्यू यहाँ पर 0 है इसलिए ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, बिल्कुल खेल तैयार। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। तो यहाँ पर m की वैल्यू यानी स्लोप की वैल्यू कौन है सर, kh यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो आंसर आ गया मेरा हेनरी लॉ कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी, बिल्कुल सिंपल खेल। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं अपन, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59। द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर एट 300 केल्विन एंड 500 टॉर पार्शियल प्रेशर इज 0.01 ग्राम पर लीटर, ठीक है सर। नाइट्रोजन की सॉल्युबिलिटी दे रखी है सर 0.01 ग्राम पर लीटर। द सॉल्युबिलिटी इन ग्राम पर लीटर एट 750 टॉर पार्शियल प्रेशर इज, यस सर। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, देख हमने हेनरी लॉ पढ़ लिया, यस सर। तो हेनरी लॉ क्या बोलता था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, यस सर। अब यहाँ पर देख मैं बोल सकता हूँ क्या, P1 अपॉन P2 इक्वल टू X1 अपॉन X2, यस सर। तो P1 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 500 टॉर, ये लिख दिया मैंने 500, यस सर। अपॉन P2 की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 750 टॉर, ये लिख दिया मैंने 750, यस सर। इक्वल टू X1 यानी जब प्रेशर 500 टॉर था तो मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी सर, 0.01 थी सर, 0.01 थी। तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा 0.01, ठीक है। अपॉन ये मुझे निकालनी है, ये मुझे निकालनी है, यस सर। यानी जब प्रेशर 750 टॉर था तब मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी थी, यानी तब सॉल्युबिलिटी कितनी थी, तो वो बात मुझे बतानी है। तो यहाँ पर बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे अपन, आंसर निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ध्यान से देख, तो x2 की वैल्यू आ जाएगी, देख 0 से 0 कट गया तेरा। अब देख 5 10 जा 50, 5 1 जा 5, 6 7 5, 5 जा 25, ठीक है। अब देख 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, यस सर। तो ये हो गया तुम्हारा 0.01 इंटू 3/2, तो ये हो गया तुम्हारा 0.015,
0.015। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था। यस सर, मैं इसको आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ अगर आज के बाद ये नीट एग्जाम में दिख जाए तो। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। यस सर। अब आए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। ये आपका सॉफ्ट है, ठीक है, यहाँ पर टी आपका कट गया, ये आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स है। तो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। आपने देखा होगा यार, गर्मियों के टाइम पे ना ऐसे ठेले लगे रहते हैं, ठेलों में ऐसे कांच की बोतलें जो ट्रांसपेरेंट होती है वो रखी रहती हैं, उसमें आपका सोडा मिलता है, यहाँ पर एक कांच की गोली लगी रहती है, ठीक है। तो ये जो सोडा है ना, ये हाई प्रेशर में पैक किया जाता है, हाई प्रेशर में। क्यों? क्योंकि मेरे भाई हेनरी लॉ अपने को पता है। हेनरी लॉ क्या बोलता है? प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यस सर। तो अगर प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो सोल्युबिलिटी गैस की लिक्विड में भी ज़्यादा रहेगी। यस सर। तो वही बात यहाँ पर क्वेश्चन में पूछी हुई है, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बोटल्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर। प्रेशर ज़्यादा तो गैस की सोल्युबिलिटी ज़्यादा, तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर बी, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर बोतल को हाई प्रेशर में इसलिए सील किया जाता है ताकि अपन गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़ा सकें, टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। मैं उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई। आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अपन एनॉक्सिया। एनॉक्सिया के बारे में अपन ने पूरी कहानी सुनी हुई है। यस सर। तो एनॉक्सिया इज अ कंडीशन जनरली सीन इन क्लाइंबर्स बिकॉज ऑफ। तो मैंने आपको बताया था, ध्यान से देख, ये आपका एनॉक्सिया। तो मैंने आपको यहाँ पर बताया था, हाई एल्टीट्यूड में क्या होता है ना, पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम हो जाता है। सर ठीक है। तो यहाँ पर देख ऑप्शन नंबर डी, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एट हाई एल्टीट्यूड। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। इसी कारण आपका एनॉक्सिया होता है, ठीक है। फिर आया अपना क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ गैसेज इन द टैंक्स यूज्ड बाय स्कूबा डाइवर्स। यस सर। तो आपको पता लग गया होगा, इसका आंसर आएगा अपना ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर अपन हीलियम को बढ़ा देते हैं, यस सर, नाइट्रोजन को कम कर देते हैं, यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। इसका परसेंटेज मैंने आपको सिखा रखा है, आपको बता रखा है, ठीक है। अब आया अपना क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से गलत स्टेटमेंट अपने को ढूंढना है। तो सबसे पहला ऑप्शन है, प्रेशर इज हायर अंडर वाटर देन एट सरफेस। कॉमन सेंस की बात है, सरफेस में तो सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, परंतु अगर वाटर के अंदर तू चला जाए तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के साथ साथ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर भी लगेगा। हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर मतलब वाटर का प्रेशर। यस सर। यानी पानी के अंदर जाने पर प्रेशर बढ़ जाता है क्या? यस सर, प्रेशर बढ़ जाता है। यानी स्टेटमेंट ए तो सही है, ऑप्शन नंबर ए तो सही है, परंतु अपने को क्वेश्चन में गलत स्टेटमेंट ढूंढना है, यानी ऑप्शन नंबर ए मेरा आंसर नहीं होगा, ठीक है। अगर तू ऑप्शन नंबर डी की तरफ देखेगा ना तो तुझे बात समझ में आ जाएगी कि ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि हेनरी लॉ ने मुझे क्या बताया कि प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। यस सर। मतलब प्रेशर अगर बढ़ाएगा तो गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में बढ़नी चाहिए, परंतु देख ऑप्शन नंबर डी क्या बोल रहा है, ड्यू टू हाई प्रेशर सॉल्युबिलिटी ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेज इन ब्लड डिक्रीजेस। यानी ये स्टेटमेंट अपना गलत है। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। फिर अपन अगर ऑप्शन नंबर सी की तरफ देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी बात कि ये ऑप्शन भी सही है। बेंड्स क्या होते हैं सर? नाइट्रोजन के बबल्स होते हैं ब्लड में। यस सर, क्योंकि नाइट्रोजन ना किसी के साथ रिएक्ट नहीं कर पाता यार, ठीक है। मैंने आपको पूरी कहानी सुना रखी है बेंड्स की। यस सर। तो यहाँ पर अपने को गलत स्टेटमेंट ढूंढना था, हमने गलत स्टेटमेंट ढूंढ दिया, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर। यस सर। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 64, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट बेंड्स, ठीक है। मैंने आपको बताई थी बात कि बेंड्स में क्या होता है ना, हमारी हाथों की नसें फट जाती हैं यार, नसें फट जाती हैं, तो कैपिलरीज आर ब्लॉक्ड एंड इट क्रिएट बेंड्स। यस सर, ये स्टेटमेंट तो सही है। अब मेरे भाई अगर नसें फट गई, पूरा बंदा लहूलुहान हो गया, पूरा हाथों में खून की धारा निकल रही है, तो भाई वो पेनफुल होगा क्या? यस सर, पेनफुल तो होगा। यस सर। और अगर पेनफुल है, खून निकल रहा है, तो डेंजरस होगा क्या लाइफ के लिए? यस सर, डेंजरस भी होगा। यानी यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट होगा अपना बोथ ए एंड बी आर करेक्ट स्टेटमेंट। यस सर। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड्स अपॉन।
तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड नेचर ऑफ गैस पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे भी डिपेंड करती है। अगर यहाँ पर प्रेशर होता तो प्रेशर पे भी डिपेंड करती क्या? यस सर। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी, यानी ए बी सी तीनों पे सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड करती है क्या? यस सर। तो आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं अपन। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है, मैं आपको वो करा देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69, ठीक है सर। ये क्वेश्चन आपका लेक्चर नंबर 2 पर बेस्ड है, यानी कंसंट्रेशन टर्म्स वाला जो लेक्चर था उस पे बेस्ड है आपका, ठीक है सर। या फिर मैं बोलूँ मोल कंसेप्ट जो मैंने आपको पढ़ाया था तो उस पे बेस्ड है ये क्वेश्चन उस पे बेस्ड है, ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 69 पढ़ते हैं। फाइंड द मोल्स ऑफ वाटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर। वाटर के मोल्स बताओ 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में, ठीक है सर। अब ध्यान से देखिए यार, मैंने जो आपको ब्रह्मास्त्र सिखाया था ना, ब्रह्मास्त्र सिखाया था, वहाँ पर जो वो वॉल्यूम वाला केस था ना कि 22.4 लीटर एट एचटीपी, ठीक है, वो सिर्फ गैसेस के लिए लागू होता है यार, वो सिर्फ गैसेस के लिए लागू होता है। यहाँ पर वाटर तेरा लिक्विड है ना, वाटर तेरा लिक्विड है ना, यस सर। तो यहाँ पर अपन क्या करेंगे, हमको एक बात पता है, डेंसिटी का फॉर्मूला पता है, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम इन्होंने दे दिया कितना, 1 लीटर। डेंसिटी वाटर का अपने को पता है सर 1 ग्राम पर एम एल, 1 ग्राम पर एम एल। तो डेंसिटी एम एल में दे रखी है, यस सर। तो वॉल्यूम भी तो एम एल में लेगा, यस सर। तो 1 लीटर दे रखा था तो मैं इसको 1000 एम एल लिख सकता हूँ क्या? यस सर। यहाँ पर से तेरे को वाटर का मास पता लग जाएगा क्या? यस सर। तो मास कैसे निकालेगा तू, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी कितनी सर 1 इंटू वॉल्यूम कितना सर 1000। तो मास आ गया तेरा 1000 ग्राम। तो वाटर का तेरा मास आ गया सर 1000 ग्राम, ठीक है सर। अब ध्यान से देख, हमको क्या निकालना है सर, मोल्स निकालने हैं, मोल्स निकालने हैं। तो मोल्स का फेवरेट फार्मूला क्या है, मोल्स का सबसे फेमस फार्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है। तो गिवन मास कितना सर 1000 ग्राम, मोलर मास कितना सर 18 ग्राम। तो इसका आंसर कितना आता है सर 55.5। ध्यान रखना फिजिकल केमिस्ट्री में बहुत बार हो सकता है कि 1000 अपॉन 18 आ जाए, तो ये ध्यान रखना 1000 को 18 से डिवाइड करने के बाद 55.5 आता है। तो आंसर आ गया तेरा 55.5, यस सर। यानी 1 लीटर वाटर में वाटर के मोल्स कितने होते हैं सर 55.5। तो आज के बाद अपन इसको वापस से सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि ये ना डाटा बहुत क्वेश्चन में यूज़ आ सकता है। तो इसको अपन एज टू एज, मतलब जैसा का जैसा, हमको ये याद रखना है कि आज के बाद 1 लीटर वाटर के मोल्स होते हैं सर 55.5। आज के बाद 1 लीटर वाटर के मोल्स होते हैं सर 55.5। तो यहाँ पर मैं स्टार मार्क करके एक बात लिख देता हूँ, स्टार मार्क करके एक बात लिख देता हूँ। आज के बाद 1 लीटर वाटर के मोल्स कितने सर 55.5। आज के बाद इसको अपन वापस से सॉल्व नहीं करेंगे, वापस से कैलकुलेट नहीं करेंगे। आज के बाद ये अपन को याद करना है कि 1 लीटर वाटर के मोल्स आज के बाद 55.5। ये कैसे आया ये मैंने आपको बता दिया, यस सर, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 70। ध्यान से देख, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इन 1 लीटर ऑफ वाटर। मुझे एक बात पता है यार, 1 लीटर वाटर के मोल्स कितने होते हैं सर 55.5 होते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देख, मैंने आपको मोल कंसेप्ट पढ़ा रखा है, वहाँ पर ब्रह्मास्त्र पढ़ा रखा है, वहाँ पर मुझे एक बात पता है कि अगर 1 मोल होता है ना, 1 मोल होता है ना, तो कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं सर 1 मोल में सर Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। अब मुझे एक बात पता लग गई कि वाटर के 1 लीटर में 55.5 मोल्स हैं, तो मॉलिक्यूल्स कितने होंगे सर Na से मल्टीप्लाई कर दे, Na से मल्टीप्लाई कर दे, तो 55.5 मोल में कितने मॉलिक्यूल सर 55.5 इंटू Na मॉलिक्यूल्स, इंटू Na मॉलिक्यूल्स। बिल्कुल सिंपल सी कहानी है, कोई दिक्कत नहीं। आंसर आ गया मेरा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, यस सर। बस तेरे को ये बात ध्यान रखनी है, आज के बाद 1 लीटर वाटर के मोल सर 55.5, यस सर, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, इसका नाम है आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, ये लिख दिया मैंने, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर।
बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, ये छोटा सा टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान से देख यार, अभी अपन जो हेनरी लॉ पढ़ रहे थे ना, हेनरी लॉ किसके लिए वैलिड था? हेनरी लॉ किसके लिए वैलिड था सर? गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड। वहाँ पर अपना जो सॉल्यूट था वो कौन था सर? गैस था। वहाँ पर जो अपना सॉल्वेंट था वो कौन था सर? लिक्विड था, ठीक है। जो अपना हेनरी लॉ था ना वो किसके लिए वैलिड था सर? गैस इन लिक्विड के लिए, सर गैस इन लिक्विड के लिए। परंतु जो ये अपना डाल्टन लॉ है ना, जो ये अपना डाल्टन लॉ है ना, ये किसके लिए वैलिड है सर? ये वैलिड है सर गैस इन गैस, वैलिड फॉर गैस इन गैस, गैस इन गैस, ठीक है। और ये जो गैसेज है ना, ये आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। द गैसेज शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर। यस सर, ये अपने को ध्यान रखना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, गैसेज शुड बी नॉन रिएक्टिंग। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बोला कि जो हेनरी लॉ था वो किसके लिए वैलिड था सर? गैस इन लिक्विड के लिए। यस सर। और ये जो डाल्टन लॉ है ना, ये किसके लिए वैलिड है सर? गैस इन गैस, गैस इन गैस। और यहाँ पर जो गैसेज हैं वो आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब ध्यान से देख यार, मान ले मेरे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें दो गैसेज हैं, तो गैस ए और गैस बी। तो गैस ए के मान ले Na मोल्स हैं और गैस बी के मान ले Nb मोल्स हैं। या आपके मोल्स ऑफ गैस ए हैं या आपके मोल्स ऑफ गैस बी हैं, ठीक है सर। तो अगर मुझे मान ले टोटल प्रेशर निकालना है, इस कंटेनर के अंदर मुझे गैसेस का टोटल प्रेशर निकालना है, टोटल प्रेशर निकालना है मुझे। अगर टोटल प्रेशर निकालना है तो कॉमन सेंस की बात है, इसका पार्शियल प्रेशर प्लस इसका पार्शियल प्रेशर। टोटल प्रेशर को अपन कैपिटल पी सी लिखते हैं, पार्शियल प्रेशर को अपन स्मॉल पी सी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना है तो मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। सिंपल सी बात है यार। इस डब्बे के अंदर दो गैसेज हैं ए एंड बी। ए के मोल्स दे दिए Na, बी के मोल्स दे दिए Nb, ठीक है सर। तो जो ए गैस होगी उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा सर? Pa। जो बी गैस होगी उसका पार्शियल प्रेशर कितना होगा सर? Pb। सिंपल सी बात है, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट कर लेगा तो यहाँ पर टोटल प्रेशर आ जाएगा। तो टोटल प्रेशर कितना सर? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। सिंपल सी बात है यार, ठीक है। अब ध्यान से देख, अपने को ये बात पता होनी चाहिए, पार्शियल प्रेशर निकालने का यहाँ पर फॉर्मूला अपने को पता होना चाहिए। पार्शियल प्रेशर यहाँ पर अपन कैसे निकालते हैं? जब दोनों गैसेज हैं, जब दोनों गैसेज हैं यानी जब डाल्टन्स लॉ लग रहा है, डाल्टन्स लॉ लग रहा है, ठीक है। तो अपन पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं? ध्यान से देख, पार्शियल प्रेशर किसका निकालना है? गैस ए का। तो यहाँ पर मुझे मोल फ्रैक्शन भी किसका लिखना पड़ेगा? गैस ए का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए इनटू टोटल प्रेशर। बिल्कुल सिंपल खेल। यस सर। अब देख, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इनटू टोटल प्रेशर। बिल्कुल सिंपल खेल, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला तो तुम्हें आता है। जैसे मान ले मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो हम कैसे निकालते थे? ए का मोल फ्रैक्शन, तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स। सिंपल सी बात है। मोल फ्रैक्शन बी, तो बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। बिल्कुल सिंपल खेल है यार। मोल फ्रैक्शन हमने कंसंट्रेशन टर्म्स वाले टॉपिक में यानी लेक्चर नंबर 2 में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लिया, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अपने को ये ध्यान रखना है, टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए तू कैसे निकालेगा सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस ए मल्टीप्लाई बाय टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी कैसे निकालेगा सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस बी इंटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन का तुझे फॉर्मूला पता है। जैसे यहाँ पर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। यहाँ पर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। यस सर। बिल्कुल सिंपल खेल है, बिल्कुल सिंपल खेल है, ठीक है। अब मान ले जो कंटेनर है ना, अब जो कंटेनर है ना उसके अंदर तीन गैसेज हैं, उसके अंदर तीन गैसेज हैं और वो जो गैसेज हैं वो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करनी चाहिए। गैसेज शुड नॉट रिएक्ट विद ईच अदर, ठीक है। अब यहाँ पर मान ले तीन गैसेज हैं। यहाँ पर कितनी गैसेज थी? दो गैसेज थी, ए एंड बी। तो ए के नंबर ऑफ मोल्स Na मैंने ले लिए, बी के नंबर ऑफ मोल्स मैंने Nb ले लिए, ठीक है सर। यहाँ पर आपकी अब तीन गैसेज हैं, ए बी सी।
तो ए के नंबर ऑफ मोल्स Na मैंने ले लिए, बी के नंबर ऑफ मोल्स मैंने Nb ले लिए और सी के नंबर ऑफ मोल्स आपके Nc हैं। ठीक है सर। अब यहाँ पर अगर तेरे को टोटल प्रेशर निकालना है तो अब तू कहानी समझ में आ गई तेरे को। अब तेरे को कहानी समझ में आ गई। टोटल प्रेशर इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस सी। सिंपल सी बात। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ए का फॉर्मूला सर मोल फ्रैक्शन ए का इनटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ बी का फॉर्मूला सर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। पार्शियल प्रेशर ऑफ सी इक्वल टू सर मोल फ्रैक्शन ऑफ सी इंटू टोटल प्रेशर। बिल्कुल सिंपल सा खेल। ठीक है। अब जैसे तेरे को मोल फ्रैक्शन ए का निकालना है तो कैसे निकालेगा सर ए के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब ए के मोल्स प्लस बी के मोल्स प्लस सी के मोल्स। सिंपल सी बात। सिमिलरली तो इसको भी निकाल सकता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कैसे निकालेगा सर बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। सिमिलरली अगर तेरे को मोल फ्रैक्शन सी का निकालना होगा तो मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी प्लस मोल्स ऑफ सी। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपको समझ में आ गई, कहीं पे भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। तो ये था आपका डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। ये वैलिड कब के लिए है सर गैस इन गैस, गैस इन गैस। ठीक है सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ध्यान से देख यार, जब अपन हेनरी लॉ की बात कर रहे थे ना, जब अपन हेनरी लॉ की बात कर रहे थे तो ये किसके लिए वैलिड था सर? ये वैलिड था आपका गैस इन लिक्विड के लिए। यहाँ पर मैंने लिख दिया सर गैस इन लिक्विड। और अब जब अपन ने डाल्टन्स लॉ की बात करी, ये किसके लिए वैलिड है सर? गैस इन गैस, गैस इन गैस। और अगर आपको ध्यान होगा यहां पर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकालते थे? पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ये फॉर्मूला था सर हेनरी लॉ का। ठीक है। और यहाँ पर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकाल रहे हैं? यहाँ पर अपन पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस कैसे निकाल रहे हैं? ध्यान से देख। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इनटू टोटल प्रेशर। यस सर। देख, जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इंटू टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इंटू टोटल प्रेशर। यस सर। तो डाल्टन्स लॉ में पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस का फॉर्मूला क्या बन गया सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इंटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इंटू टोटल प्रेशर। अब ध्यान से देख, यहाँ पर भी आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, यहाँ पर भी पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस है, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, यहाँ पर भी मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस है, यहाँ पर KH था, यहाँ पर टोटल प्रेशर आ गया। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। बस इतना सा डिफरेंस है। तो ये आपका हेनरी लॉ तैयार, ये आपका डाल्टन्स लॉ तैयार। हेनरी लॉ वैलिड है सर गैस इन लिक्विड के लिए और डाल्टन्स लॉ वैलिड है सर गैस इन गैस के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आज के बाद तैयार, कहीं पर भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। कब डाल्टन्स लॉ लगाऊंगा, कब हेनरी लॉ लगाऊंगा, पूरा खेल आपको पता होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ पूरी कहानी आपको यहाँ तक समझ में आ चुकी है। अब आया अपना क्वेश्चन नंबर 66। ये आपका जेईई एडवांस का क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में भी दे रखा है। ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हेनरी कांस्टेंट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर इज, हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू दे दी इन्होंने। इसकी यूनिट देख, पास्कल। सर पास्कल तो प्रेशर की यूनिट है, तो क्या हेनरी कांस्टेंट की यूनिट भी प्रेशर की यूनिट के जैसी होती है क्या? ध्यान से देख यार, हमको हेनरी लॉ ने क्या बोला था? प्रेशर ऑफ गैस इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यस सर। अब ध्यान से देख यार, मोल फ्रैक्शन जब मैं आपको लेक्चर नंबर 2 पढ़ा रहा था कंसंट्रेशन टर्म्स, मैंने आपको एक बात बताई थी, मोल फ्रैक्शन तो सर यूनिटलेस होता है, इसकी तो कोई यूनिट नहीं है। मतलब जो प्रेशर की यूनिट होगी सेम टू सेम यूनिट किसकी होने वाली है सर? KH की होने वाली है। बिल्कुल सिंपल खेल है, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर KH की यूनिट क्या दे रखी है? पास्कल दे रखी है, जो कि प्रेशर की यूनिट होती है। यस सर। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया KH की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने? 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, 10 की पावर 8 पास्कल। यस सर। कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मुझे मास निकालना है इन 1 लीटर ऑफ सोडा वाटर। ठीक है। 1 लीटर वाटर दे रखा है। व्हेन पैक्ड अंडर 2.5 एटमॉस्फेयर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर। ठीक है सर। प्रेशर कितना दे रखा है?
2.5 एटमॉस्फेयर। अब देख यहाँ पर KH की वैल्यू किस में है सर, पास्कल में है, तो तुझे यहाँ पर प्रेशर को भी पास्कल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस सर, मैंने आपको बताया था एक एटमॉस्फेयर में 10⁵ पास्कल। यस सर, तो तूने प्रेशर एटमॉस्फेयर में जो दे रखा था उसको पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, तूने लिख दिया सर प्रेशर इक्वल टू 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। ऐसा तूने क्यों लिखा, क्योंकि तुझे एक बात पता है कि एक एटमॉस्फेयर में 10⁵ पास्कल होता है। यस सर, तो KH की वैल्यू दे रखी थी, प्रेशर की वैल्यू दे रखी थी। यस सर, तो हेनरी लॉ तूने लगाया, तो हेनरी लॉ क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, प्रेशर की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 2.5 इंटू 10⁵ इक्वल टू KH की वैल्यू कितनी सर, 1.67 इंटू 10⁸ इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। गैस यहाँ पर कौन सी है सर, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया कार्बन डाइऑक्साइड। अब देख इसको तो अगर सॉल्व करेगा ना, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का निकल के आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का निकल के आएगा 1.5 इंटू 10⁻³ 1.5 इंटू 10⁻³। अब देख 10⁻³ है, मतलब ये जो मोल फ्रैक्शन कार्बन डाइऑक्साइड का आ रहा है ना, ये बहुत कम आ रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर कौन है, सॉल्यूट। हम बात कर रहे हैं किसकी, हेनरी लॉ की। हेनरी लॉ किसके लिए वैलिड होता है सर, गैस इन लिक्विड के लिए। तो गैस यहाँ पर अपना सॉल्यूट होता है, लिक्विड अपना यहाँ पर सॉल्वेंट होता है। यस सर, तो यहाँ पर देख मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बहुत कम आ रहा है, यानी मैं बोल सकता हूँ क्या कि यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है। क्या है सर, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का कम मतलब सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बहुत ज़्यादा, सॉल्वेंट मतलब बहुत ज़्यादा है, यानी वाटर यहाँ पर बहुत ज़्यादा है, यानी मैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल दूँ क्या। यस सर, यहाँ पर ये किसकी बात चल रही है सर, डाइल्यूट सॉल्यूशन की। यहाँ पर जो अपना सॉल्यूशन है वो कैसा है सर, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। और अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला ऐसा लिख सकता है क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल मोल्स अपन लिखते थे, परंतु यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो टोटल मोल्स मतलब मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। पर मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो बहुत कम है ना, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर मैं सिर्फ अब क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिखूंगा, यानी मोल्स ऑफ वाटर मैंने लिख दिया। सॉल्वेंट अपना कौन है, वाटर है। सिंपल सी बात है, मैं उम्मीद करता हूँ इतनी कहानी आपको समझ में आ गई। ठीक है, मोल फ्रैक्शन मैंने कार्बन डाइऑक्साइड का निकाल दिया, कितना 1.5 इंटू 10⁻³ ठीक है। मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मुझे निकालने हैं, क्योंकि अगर मैं मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दूंगा ना तो मैं नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास लगा के यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास क्वेश्चन में पूछा हुआ है उसको निकाल सकता हूँ क्या। यस सर, तो यहाँ पर मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकालने पड़ेंगे। ठीक है, अब ध्यान से देख यार, यहाँ पर देख वाटर जो अपना सॉल्वेंट होता है ना वो 1 लीटर दे रखा है, और मैंने आपको एक चीज़ अभी याद कराई कि 1 लीटर वाटर के मोल्स कितने होते हैं सर, 55.5। तो यहाँ पर मैंने डायरेक्टली लिख दिया 55.5। बात समझ में आ गई। ठीक है सर, ठीक है। अब तुम अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1.5 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई 55.5, तो ये तुम्हारा आ जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। इसको जब तुम सॉल्व करोगे ना तो इसको तुम सॉल्व कर लेना। ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही मुझसे आपको क्वेश्चन में पूछा गया है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना सर, 44 ग्राम। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड तूने निकाला कितना, 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू 55.5। इसको मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दे, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास 44 ग्राम, तो ये आ जाएगा तुम्हारा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा तुम्हारा 3.67 ग्राम। 3.67 ग्राम, ये आ गया तेरा मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। यस सर, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। जब ये क्वेश्चन आपका नीट में पूछा जाएगा ना तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन थोड़ी आपको मुश्किल लग रही है, इतनी मुश्किल कैलकुलेशन नहीं आएंगी। नीट में कैलकुलेशन आसान आएंगी, क्योंकि नीट वालों को भी पता है कि यहाँ पर 180 क्वेश्चन आते हैं और 180 मिनट मिलते हैं, तभी तो ये क्वेश्चन आपका जेईई एडवांस में आया, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन थोड़ी टफ है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। आपको ये पूरा खेल समझ में आना चाहिए, पूरी कहानी समझ में आना चाहिए, कंसेप्ट समझ में आना चाहिए। कैलकुलेशन आपको नीट में आसान ही आएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देख
KH की वैल्यू दे रखी थी पास्कल में, तो तूने क्या किया, एटमॉस्फेयर को भी पास्कल में कन्वर्ट कर दिया, यानी प्रेशर को भी पास्कल में कन्वर्ट कर दिया। ये हो गया तेरा 2.5 इंटू 10⁵ पास्कल। ठीक है, यहाँ से तूने मोल फ्रैक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दी। यस सर। फिर मोल फ्रैक्शन का तुझे फॉर्मूला पता है, कार्बन डाइऑक्साइड का मोल फ्रैक्शन है तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन टोटल मोल्स। और चूंकि ये अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मैंने सिर्फ नीचे सॉल्वेंट के ही मोल्स लिखे, यानी वाटर के ही मोल्स लिखे। ठीक है, यहाँ से तेरा मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गए इतने। ठीक है, और मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है, मास अपॉन मोलर मास। कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास कितना, 44 ग्राम। ठीक है, तो मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई मैंने किया तो यहाँ पर तेरे मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आ गया। और यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था, यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आंसर आ गया मेरा 3.67 ग्राम। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। इसको एक बार खुद से अपने हाथों से अपनी कॉपी में अपनी पेन से प्रैक्टिस जरूर कर लेना, तभी आपको मजा आएगा। क्योंकि अगर सिर्फ आप वीडियो देखोगे, सॉल्यूशन देखोगे तो उससे आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। जब तक आप खुद से अपनी कॉपी में अपनी पेन से प्रैक्टिस ना करो तब तक यहाँ पर वीडियो देखने का कोई भी मतलब नहीं बनता। अब आए अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द वाटर एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर इज 25 डिग्री सेल्सियस, टोटल प्रेशर इज 1 एटमॉस्फेयर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इज 0.78। हेनरीज लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है नाइट्रोजन के लिए 8.42 इंटू 10⁻⁷ m, कैपिटल M मतलब मोलैरिटी अपॉन mm ऑफ Hg। ये किसकी यूनिट है सर, प्रेशर की यूनिट है। ठीक है सर, हमको क्या निकालना है सर, कंसंट्रेशन निकालनी है सर नाइट्रोजन की कंसंट्रेशन निकालनी है। अब ध्यान से देख, यहाँ पर टोटल प्रेशर लिखा हुआ है सर, टोटल प्रेशर लिखा हुआ है, यहाँ पर टोटल प्रेशर लिखा हुआ है, यानी यहाँ पर डाल्टन लॉ लगेगा क्या, क्योंकि डाल्टन लॉ के फॉर्मूले में ही तो टोटल प्रेशर आता था। यस सर, तो यहाँ पर मैंने बोला सर प्रेशर मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इक्वल टू, फॉर्मूला क्या था सर पार्शियल प्रेशर का, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर में, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। यही तो फॉर्मूला था जो मैंने आपको सिखाया। ध्यान से देख, जैसे पार्शियल प्रेशर ए का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन ए का इनटू टोटल प्रेशर, वहाँ पर पार्शियल प्रेशर नाइट्रोजन का निकालना है तो मोल फ्रैक्शन नाइट्रोजन का इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है सर, अब ध्यान से देख यार, पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन यहाँ पर दे रखा है कितना, देख 0.78, ये लिख दिया मैंने 0.78 इनटू टोटल प्रेशर देख यहाँ पर दे दिया 1 एटमॉस्फेयर। परंतु यहाँ पर देख हम चाहते हैं कि एटमॉस्फेयर में ना रहे, इसकी यूनिट होए सर mm ऑफ Hg। हमको एक बात पता है कि 1 एटमॉस्फेयर में कितने mm ऑफ Hg, सर 760 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर तुझे लिखना पड़ेगा 760 mm ऑफ Hg। यस सर, इसको जब तू कैलकुलेट करेगा तेरा आंसर आ जाएगा, वो तू निकाल देना। ठीक है, तो ये तेरा हो गया यहाँ पर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन अपना निकल गया। अब ध्यान से देख, अपने को क्या निकालना है सर, हमको निकालना है सर कंसंट्रेशन टर्म्स जब अपन पढ़ रहे थे तो सबसे फेमस कंसंट्रेशन टर्म कौन सी थी सर, मोलैरिटी थी। यस सर, यानी जो कैपिटल M है ना, ये आपकी मोलैरिटी है, ये आपकी मोलैरिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख, अगर मैं लिखूँ KH इक्वल टू, KH की यूनिट क्या दे रखी है, मोलैरिटी अपॉन mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर मैंने लिखा सर मोलैरिटी अपॉन mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg मतलब प्रेशर। ठीक है, KH की वैल्यू कितनी दे रखी है सर, 8.42 इंटू 10⁻⁷, 8.42 इंटू 10⁻⁷ इक्वल टू मोलैरिटी अपने को निकालना है, यानी कंसंट्रेशन अपने को निकालना है। यस सर, अपॉन mm ऑफ Hg यानी प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन। कितना निकाला अपन ने सर, 0.78 इंटू 760 mm ऑफ Hg। ये निकाल दिया मैंने 0.78 इंटू 760। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो तेरा कंसंट्रेशन आ जाएगा, यानी मोलैरिटी आ जाएगी। तो इसको तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, 8.42 इंटू 10⁻⁷ इंटू 0.78 इंटू 760 इक्वल टू मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब सर कंसंट्रेशन। तो इसको सॉल्व करेगा तेरा आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करेगा तेरा आंसर आ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। जब इसको तू सॉल्व करेगा ना, तेरा आंसर आएगा सर 4.9 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, तो आंसर आ गया तेरा ऑप्शन नंबर सी। अब ध्यान से देख यार, यहाँ से तुझे एक नया फॉर्मूला भी पता लग रहा होगा। KH की यूनिट तूने देखी क्या थी सर, मोलैरिटी अपॉन mm ऑफ Hg।
यानी सर मोलैरिटी अपॉन प्रेशर। यस सर। तो आज के बाद एक नया फॉर्मूला भी बना ले हेनरी लॉ का, मोलैरिटी इक्वल टू के एच इंटू प्रेशर। मोलैरिटी इक्वल टू के एच इंटू प्रेशर, ये तो एक नया फॉर्मूला, मॉडिफाइड फॉर्मूला बना सकता है। किसके लिए सर? हेनरीज लॉ के लिए। यस सर। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 67। अब आया अपना क्वेश्चन नंबर 68। द हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस इन वाटर एट 298 केल्विन टेम्परेचर इज 1 × 10⁵ एटमोसफियर। यानी के एच की वैल्यू, यानी हेनरी लॉ कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है सर 10⁵ एटमोसफियर। 10⁵ एटमोसफियर। द मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर, ये देखिए क्या है सर? नाइट्रोजन इन एयर। ये क्या था सर? नाइट्रोजन इन वाटर। यहाँ पर आपका क्या लगेगा सर? डाल्टन्स लॉ लगेगा। यहाँ पर आपका क्या लगेगा सर? हेनरी लॉ लगेगा। मैं आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ में आ गई। गैस इन गैस के लिए क्या था? डाल्टन्स लॉ। और गैस इन लिक्विड के लिए क्या था सर? हेनरी लॉ। ठीक है, तो ये आपका क्या दे रखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कितना सर? 0.8। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर कितना? 0.8। ठीक है सर। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। तो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन हमको क्या करने हैं सर? कैलकुलेट करने हैं। ठीक है। फ्रॉम एयर डिजॉल्व इन 10 मोल्स ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर मुझे क्या करना है सर? कैलकुलेट करना है। इन वाटर मुझे कैलकुलेट करना है। ठीक है, और वाटर के कितने मोल्स दे दिए सर? वाटर के मोल्स दे दिए इन्होंने 10 मोल्स। वाटर के मोल्स दे दिए सर 10 मोल्स। ठीक है, और यहाँ पर टोटल प्रेशर की वैल्यू दे दी सर 5 एटमोसफियर। टोटल प्रेशर की वैल्यू दे दी सर 5 एटमोसफियर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर डाल्टन्स लॉ की। सबसे पहले अपन बात करते हैं डाल्टन्स लॉ की, यानी नाइट्रोजन इन एयर की। नाइट्रोजन इन एयर की। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर नाइट्रोजन इन एयर की। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया नाइट्रोजन इन एयर, यानी गैस इन गैस, यानी यहाँ पर कौन सा लॉ लगेगा सर? डाल्टन्स लॉ। तो मैंने बोल दिया सर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू टोटल प्रेशर। यस सर। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर में यहाँ से निकाल सकता हूँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर में यहाँ से निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन एयर मुझे पता है 0.8। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया सर 0.8। टोटल प्रेशर की वैल्यू मुझे पता है सर 5 एटमोसफियर। इसको जब तो कैलकुलेट करेगा तेरा आंसर आ गया सर 4 एटमोसफियर। 4 एटमोसफियर, यहाँ पर तेरा आंसर आ गया सर 4 एटमोसफियर। ये क्या तूने निकाल दिया? ये तूने निकाल दिया सर पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इन एयर। अब हमको तो क्या निकालना है सर? नाइट्रोजन के मोल्स निकालने हैं सर वाटर में। तो हमको यहाँ पर कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा सर? हेनरी लॉ लगाना पड़ेगा, यानी सर नाइट्रोजन इन वाटर। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर नाइट्रोजन इन वाटर। नाइट्रोजन इन वाटर, यानी कौन सा लॉ? हेनरी लॉ। गैस इन लिक्विड। ठीक है सर। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगता है अपना? पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, इक्वल टू हेनरी लॉ कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन लिक्विड। लिक्विड यहाँ पर कौन है? अपना वाटर है, यानी सॉल्वेंट अपना कौन है सर? वाटर है। ठीक है सर। अब देख पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन तो मैंने निकाल दिया 4 एटमोसफियर। ठीक है सर। के एच की वैल्यू इन्होंने दे रखी है कितनी सर? 10⁵ एटमोसफियर। ये लिख दिया मैंने 10⁵। तो यहाँ से तेरा क्या आ जाएगा सर? मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर आ जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर आ जाएगा। ठीक है, तो ध्यान से देख 4/10⁵ कर दे, तो ये आ गया तेरा मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर। इसको जब तू सॉल्व करेगा तेरा आंसर कितना आएगा? 4 × 10⁻⁵ इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर। ठीक है सर। अब ध्यान से देख यार, नाइट्रोजन क्या है सर? गैस है। वाटर क्या है? मेरा सॉल्वेंट है। यानी नाइट्रोजन यहाँ पर क्या है सर? सॉल्यूट है। और यहाँ पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन की वैल्यू दे कितनी कम आ रही है? 10⁻⁵, यानी बहुत कम यार। यानी मैं बोल सकता हूँ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात चल रही है। यहाँ पर जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा होगा सर? डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। यानी सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम, सॉल्वेंट यानी वाटर के मोल्स बहुत ज़्यादा। ऐसे सॉल्यूशन को अपन बोलते हैं सर डाइल्यूट सॉल्यूशन। यानी यहाँ पर कौन सा सॉल्यूशन है सर? डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात चल रही है। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है इसमें डाइल्यूट सॉल्यूशन की कहानी चल रही है।
ये लिख दिया मैंने डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा सर, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन अपॉन, अब मैं टोटल मोल्स नहीं लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही लिखूंगा। सॉल्वेंट मेरा क्या सर, वाटर है, ठीक है। वाटर के मोल्स इन्होंने दे रखे हैं सर 10, ठीक है। तो यहाँ से अपन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर निकाल सकते हैं, यस सर। ये वैल्यू अपने को पता है क्या, यस सर। मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर की वैल्यू मुझे पता है, कितनी है सर, 4 × 10⁻⁵, ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लाई कर दे 10, तो ये आंसर आ गया तेरा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर, ठीक है सर। तो ये आंसर आ गया तेरा 4 × 10⁻⁴, 4 × 10⁻⁴, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इन वाटर। यही मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया था, मैंने निकाल दिया। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। हालांकि आज तक ऐसा क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा जा चुका है, क्योंकि ये क्वेश्चन ना जनरली आपके जेई मेंस में, जेई एडवांस में पूछे जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपके दो लॉ लग रहे हैं, हेनरी लॉ भी लग गया, डाल्टन्स लॉ भी लग गया, ठीक है। और नीट में जनरली आपको फिजिकल केमिस्ट्री में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है जो आपको ना 3-4 लाइन में मैक्सिमम आपका सॉल्व हो जाए, जो आपका मैक्सिमम 3 से 4 लाइन में सॉल्व हो जाए, क्योंकि उनको भी पता है यार कि यहाँ पर अपन कंसेप्ट चेक कर रहे हैं, यहाँ पर अपन कैलकुलेशन चेक नहीं कर रहे। ये अपना इंजीनियरिंग का एग्जाम नहीं है, मेडिकल का एग्जाम है। यहाँ पर अपन कंसेप्ट चेक करेंगे। यहाँ पर हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए टाइम भी कम दिया गया है, तो यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है जो मैक्सिमम 3 से 4 से 5 लाइन में आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। इसलिए आज तक ऐसा क्वेश्चन नीट में पूछा जा चुका नहीं है, परंतु जैसे अपने नीट 2025 में देखा, फिजिक्स का पेपर कुछ ज़्यादा ही टफ था, कैलकुलेटिव पार्ट बहुत ज़्यादा था, तो अगर फिजिकल केमिस्ट्री में भी वैसा आ जाए तो इस टाइप के क्वेश्चन ही वहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। उसकी भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराई जा रही है, ताकि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना आने पाए। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 68। अब आए अपना क्वेश्चन नंबर 71। H2S, अ टॉक्सिक गैस with rotten egg-like smell, is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at STP is 0.2 मोलल, स्मॉल m मतलब मोलैलिटी यानी मोलल, ये मोलल आपका लिखा हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द हेनरी लॉ कांस्टेंट, हेनरी लॉ कांस्टेंट निकालना है, मतलब हेनरीज लॉ लगेगा यहाँ पर क्या, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, गैस यहाँ पर कौन सी है सर, H2S है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस लिख सकता हूँ क्या, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S लिख सकता हूँ क्या, यस सर। यहाँ पर मुझे क्या निकालनी है सर, KH की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S यहाँ पर दे नहीं रखा, तो यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है सर, STP लिखा हुआ है। तो STP में अपन प्रेशर कितना मानते हैं सर, 1 एटमोसफियर मानते हैं। 1 एटमोसफियर मतलब 1 बार लिख सकता हूँ क्या इसको, यस सर। तो 1 एटमोसफियर इक्वल टू 1 बार ही होता है, ठीक है। मोल फ्रैक्शन की जो यूनिट होगी वो तो सर यूनिटलेस होता है, तो जो KH की यूनिट होगी वो प्रेशर की यूनिट ही होगी। या अगर मैं एटमोसफियर में लूँगा तो ये भी एटमोसफियर में यूनिट आएगी, या अगर मैं बार में लूँगा तो ये भी आपकी बार में यूनिट आएगी, यस सर। तो ऑप्शन अपने को देखना है, वहाँ पर फिर अपने को पता चलेगा। यहाँ पर मैं एटमोसफियर में करके आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा सर 1 एटमोसफियर इक्वल टू KH अपने को निकालना है, यस सर, मल्टीप्लाई बाय KH मल्टीप्लाई बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, ठीक है। अब यहाँ पर देख क्या लिखा हुआ है, एक लाइन लिखी हुई है सर, सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर एट STP इज 0.2 मोलल। 0.2 मोलल का मतलब आपको पता है क्या, मैंने आपको पूरा खेल सिखा रखा है, मैंने आपको पूरा लेक्चर नंबर 2 में इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रखे हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की, तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो 0.2 मोलल का मतलब होता है सर 0.2 मोल्स ऑफ सोल्यूट। सोल्यूट यहाँ पर कौन है अपना, H2S है, तो 0.2 मोल्स ऑफ H2S इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। 1 kg को अपन 1000 ग्राम भी लिख सकते हैं क्या, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सर 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट यहाँ पर कौन है सर, वाटर है, तो मैंने लिख दिया सर 1000 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए यार, सॉल्यूट कौन है अपना सर, H2S है। H2S मेरा क्या सर, सॉल्यूट है। सॉल्यूट के मोल्स तक कितने कम हैं, बहुत कम है ना, तो यहाँ पर सॉल्यूट के मोल्स बहुत कम है, यानी सॉल्वेंट के मोल्स बहुत ज़्यादा होंगे क्या, यस सर।
यानी क्या मैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकता हूँ क्या? इसको मैं डाइल्यूट सॉल्यूशन बोल सकता हूँ क्या? यस सर, इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन में बोल सकता हूँ। अगर ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो क्या मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट यहाँ पर अपना H2S है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स के बजाय क्या मैं यहाँ पर मोल्स ऑफ सॉल्वेंट लिख सकता हूँ क्या? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट यानी मोल्स ऑफ वाटर लिख सकता हूँ क्या? यस सर, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया मोल्स ऑफ वाटर, क्योंकि ये अपना डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए यार, वाटर के मोल्स निकालने अपने को, तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है? गिवन मास, तो गिवन मास वाटर का कितना मास है सर? 1000 ग्राम, अपॉन मोलर मास, वाटर का मोलर मास कितना सर? 18 ग्राम। तो आंसर कितना आता है सर? 1000 अपॉन 18 कितना होता है सर? 55.5। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है सर? 55.5 है। बिल्कुल सिंपल खेल। ठीक है, ये अपना H2S है। ठीक है, ये H2O नहीं है, सॉल्यूट अपना कौन था सर? H2S था। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन अपने को सॉल्यूट का निकालना है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, यानी टोटल मोल्स अपन लिखते थे, परंतु क्योंकि ये डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मैं नीचे सिर्फ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही लिख रहा हूँ, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितना है सर? 0.2 है। ठीक है, तो ये हो गया तेरा 0.2 अपॉन 55.5। ठीक है, तो यहाँ पर तू क्या लिखेगा? 0.2 अपॉन 55.5। बस अब कुछ नहीं करना, KH की वैल्यू तो निकाल देगा, तो ये हो जाएगी तेरी सर 55.5 अपॉन 0.2, 55.5 अपॉन 0.2। ये आपकी KH की वैल्यू आ गई, ये आपकी KH की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। इसको आप सॉल्व करोगे, तेरा आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मैं उम्मीद करता हूँ आज के बाद ऐसा क्वेश्चन अगर नीट में दिख जाए तो कहीं पर भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। STP का मतलब प्रेशर यहाँ पर 1 एटमॉस्फेयर या 1 बार ही लेना है। ठीक है सर, अगर मोल्स सॉल्यूट के बहुत कम हो ना तो यहाँ पर तू डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर सकता है। अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का बहुत कम हो ना फिर भी तू यहाँ पर डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई। और अगर तूने डाइल्यूट सॉल्यूशन कंसीडर कर लिया तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा सर? सॉरी, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा सर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। जनरली होता क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है सर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल्स होता है। ठीक है, परंतु अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा सर? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो वही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ कर रखा है। मैं उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ में आ गई, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आगे अपन पढ़ेंगे तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, कहीं पर भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो ये था अपना क्वेश्चन नंबर 71। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आज के बाद नीट में अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो गलत होने वाला नहीं है।